हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, और 17 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास है ये मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है जिसके आने के चांस सबसे ज्यादा है। तो ये पेपर आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही मिलने वाला है 100%। कोड देख लो एक बार क्या है, जिसका मैंने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करा दिया। आप देख सकते हो मैंने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद इसका मैंने सेक्शन बी भी पूरा कंप्लीट करा दिया और फिर सेक्शन सी भी इसका पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आज हम करने वाले हैं इसका हम सेक्शन डी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं क्या है इसका सेक्शन डी। तो ये रहा आपके सामने सेक्शन डी। सेक्शन डी को जरा देखते हैं एक बार हम। तो सेक्शन डी सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, दिस सेक्शन हैज 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कैसे है, 4 क्वेश्चन होंगे और चारों को चारों क्या होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाले होंगे और हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 5 मार्क्स के लिए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 32 नंबर का। ठीक है, सेक्शन डी 32 से स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स लिविंग इन द डिफरेंट बंगलोज ऑफ अ लोकेलिटी। ये एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, देख लो नंबर ऑफ मेंबर क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8। नंबर ऑफ बेंगलोज 10 है, पी है 60 है, क्यू है 5 है और टोटल दिया हुआ है 120। आगे बोल रहा है इफ द मीडियन, मीडियन कितना है मेंबर्स, तो मीडियन बोल रहा है 5 है, इसका मीडियन 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। क्या ये क्वेश्चन आपको लगता नहीं है कहीं देखा हुआ? ये ठीक ऐसा ही क्वेश्चन, बस क्या था, यहाँ एक्स था और वाई था, एक्स था और वाई था। बुक में ऐसा क्वेश्चन है और बुक वाले क्वेश्चन को ये देखो घुमा के क्या कर दिया है, पी और क्यू कर दिया है। डिजिट थोड़ी बहुत चेंज है पर सॉल्व करने का तरीका उसका यही होगा जैसा आपने बुक में किया था। अब सॉल्व कैसे करना है उसको समझते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आप अपने बोर्ड में कैसे करोगे, बोर्ड में कैसे सॉल्व कर पाओगे, कैसे लिखना है, उसी सीट पे मैं वैसे ही बताता हूं आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 32 था, 32 लिख लिया है। उसके बाद लिखना है सेक्शन डी बिल्कुल सेंटर में और जैसे टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, टेबल हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है, इसे मैंने वर्टिकल फॉर्म में कर लिया। नंबर ऑफ मेंबर्स सबको लिख लिया, नंबर ऑफ बैंगलोज लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, करेक्ट टेबल है, वरना नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। इसके बाद एक और चीज बनेगी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 10 को 10 लिखा, अगला नंबर ऐड किया है 10 प्लस पी, इसमें ऐड किया है 70 आ गया, इसमें ऐड किया है ये आ गया, अगले में ऐड किया है और ये टोटल आपको दिया हुआ है। उसके बाद जरा देखो क्या करना है आपको, कैसे। तो लास्ट का जो नंबर था वो हमने हमने पढ़ा है कि ये इसके बराबर ही होगा। लास्ट का जो नंबर आता है ये सम के बराबर ही होता है। तो 75 प्लस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 120। इससे पी प्लस क्यू की वैल्यू मिल गई मुझे। ओके, अब P प्लस क्यू की वैल्यू मिल गई, तो P प्लस क्यू की वैल्यू मिल गई है 45। अब हमें देखना होता है कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 45 कहाँ आ रहा है, 10 में नहीं, 10 प्लस P में नहीं, ये इसमें आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इस कॉलम को लेंगे और ठीक इसके ऊपर वाला जो होता है यही अपना होता है CF। यही क्या होता है अपना CF, और F की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, इस कॉलम को पकड़ेंगे तो ये अपनी हो जाएगी F की वैल्यू और ये हो जाएगा मीडियन ऑफ द क्लास, जो कि यहां नहीं लिखना है, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें लोअर लिमिट क्या है 4, तो लोअर लिमिट 4 हो गई, CF क्या हो गया 10 प्लस P, F की वैल्यू क्या हो गई 60, N कितना है, N नहीं ये H है, N की तरह दिख रहा है, H मतलब क्लास इंटरवल। सब में देखो 0 से 2, 2 से 4, मतलब डिफरेंस कितने का है 2 का। मीडियन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, जरा देखो मीडियन कितना है 5 दिया हुआ है। अब क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला लिखना जरूरी है। जैसे मैंने बताया है ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना। सेंटर में पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है
और एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा अगर ऐसे करोगे तो, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बोर्ड के पेपर चेक किए हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने साफ साफ सुथरा लिखा होता है, जितना साफ सुथरा लिखा होगा, नीट एंड क्लीन, काटा कुटी नहीं होगी, इसको हम नंबर दे के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बोर्ड की कॉपियां मैंने चेक की हैं और उसी एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही लिखना है, जस्ट लाइक अ टॉपर। मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, ये मीडियन का फॉर्मूला, वैल्यू लिखी थी, एक एक करके वैल्यू को मैंने पुट किया है। सबसे पहले इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूंगा, मैं इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लूंगा और जो आंसर आएगा यहाँ पुट कर दूंगा। तो सॉल्व करने के बाद मुझे p की वैल्यू क्या मिली है, 20 मिल गई है। p की वैल्यू क्या मिल गई है मुझे, 20 मिल गई है। ओके, आई बात समझ में? इसे या पी बोलो या वाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आंसर लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि कई बार पता नहीं लगता कि आंसर है कहाँ, हम खोजते हुए परेशान हो जाते हैं। और लास्ट पेज पे क्या लिखना है, पीटीओ। तो ये फुल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देख लो कैसे सॉल्व करोगे आप, सेक्शन डी बीच में लिख के यहाँ, और ऐसे अगर आपने कर दिया तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि नंबर 32 पे था, इसे मैंने आप को अच्छे से समझा दिया। अब करते हैं इसका 33। 33 में अगर आप ध्यान दो तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक करना है, पर मैं आपको दोनों बताऊंगा। सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना। जैसे मैं अगर कोई बात आपको बोलूं और मेरी बात ही अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप आंसर कहां से दोगे, है ना? तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देयर इज अ सर्कुलर पार्क, ये एक सर्कुलर पार्क है, ऑफ डायामीटर 65, डायामीटर 65 है। ये सर्कल हो गया, सर्कल का यही डायामीटर दिख रहा है मुझे, और ये बोल रहा है कि 65 है। ठीक है जी, सोन इन द फिगर इफ वेयर ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, ए बी डायमीटर है। आगे वाली लाइन पढ़ता हूं, एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, एक एंट्री गेट बनाया जाता है एट द पॉइंट पी, पॉइंट पी से एक एंट्री गेट बनता है, ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस p फ्रॉम ए, p से लेके a तक की जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर मोर है, 35 मीटर मोर है किससे, देन द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम b, मतलब p b की जो डिस्टेंस है उससे 35 ज्यादा ये वाली डिस्टेंस है। तो मैंने बोला अगर ये x है तो ये होगा 35 प्लस x। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है बेटा, बस फर्क होता है तो आपको समझ में आने का। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो करने में दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन को। तो आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस p फ्रॉम a एंड b, मतलब p a की डिस्टेंस निकालनी है मुझे और निकालनी है p b की। अब जरा ध्यान देने की बात है, ये जो लाइन है पी बी, ये पी ए के ऊपर क्या होगा, 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, एक एक बातें जो मैं बोलते जा रहा हूं वो याद रखना है। 90 का एंगल बना रही है, तो 90 के ठीक सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेनियस होता है। कौन होता है, हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग इसको कर लो आप पी और इसको कर लो आप बी। ठीक है, और इसमें लगा लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। कैसे करना है चलो सीट में बताता हूं आपको। तो देखो बेटा, यहां लिख लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 3, मैं कर रहा हूं पार्ट ए। अब जो चीज जैसे दी हुई थी उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, लेट द डिस्टेंस ऑफ गेट एट द पी फ्रॉम बी, पी से लेके बी तक को x मीटर, तो यहाँ x लिखा है फिगर में भी। ठीक है, फिगर बनाना बहुत मस्त है, अगर नीड होती है फिगर की तो नंबर बढ़ जाते हैं इससे। देन द डिस्टेंस ऑफ गेट P फ्रॉम A, तो P से लेके A तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 35 प्लस x हो गई। और पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया है, तो ये हो गया देखो हाइपोटेनियस अपना ये था, यहां लिख लो हाइपोटेनियस, और इसे कर लो P और इसे कर लो B फॉर बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब इसको फुल्ली सॉल्व किया है मैंने, ठीक है, जब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग रहा है ध्यान से, ये नहीं कि x का स्क्वायर कर दिया और 35 का स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। अच्छा यहाँ देखो 35 65 का स्क्वायर करना है
और 35 का स्क्वायर करना है। एक चीज याद रखना है, एक रफ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपके बहुत काम आ सकती है वो चीज। जैसे ये क्या है, 65 का स्क्वायर करने के लिए बोला है, या फिर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, तो इसका करो स्क्वायर, क्या होता है 25। और 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 7 होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42, ये हो गया इसका स्क्वायर। आई बात समझ में? जैसे 35 का करना था, तो 5 का करो स्क्वायर, और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4, और दोनों का करो मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, ये हो गया स्क्वायर। आगे बात समझ में? जैसे 25 का करना था, तो 5 का करो स्क्वायर, 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, और दोनों का करो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 625। ये ट्रिक याद रखना है, एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो मैंने इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब इक्वेशन बनने के बाद क्या आता है, देखो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कर सकता था, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दो, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्यों ना इक्वेशन को छोटी कर ली जाए। तो मैंने यहाँ लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, कि मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब जब 2 से डिवाइड किया है मैंने, तो ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, ये हो गया 35, और ये हो गया 1500। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज किया है। कैसे यूज किया बेटा, एक बार समझो। 1500 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो 1500, मतलब प्रोडक्ट कितना आ गया 1500। बीच वाला नंबर सम, बीच में नंबर क्या है 35, मुझे 35 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या आ जाए 1500, और सम कितना आ जाए उनका करने पे 35 आ जाए। तो मुझे ऐसे दो नंबर मिले 60 और 25। अगर 60 में 25 का मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाएगा 1500, अगर इसमें से मैं माइनस कर लूं तो आ जाएगा 35। ओके, तो यहाँ x लगा के मैंने इसकी जगह पे लिखा है। ये हो गया। लिखने के बाद x की वैल्यू मिली है 25 और x की वैल्यू मिली है मुझे -60। -60 वाला हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तब मैंने किसको काउंट किया है 25 को। तो उसके बाद पहली साइड आपने देखा था ना कि एक x थी और दूसरी क्या थी 35 प्लस x। तो दूसरी साइड थी x प्लस 35, x की वैल्यू रखा है और दूसरी साइड मिल गई है। अब बात है डिस्टेंस निकालने की। तो देखो ये तो हो गया अपना डिस्टेंस 25 हो गया, और इसमें ऐड किया तो 60। उसे मैंने यहाँ लिखा, ये लिखना भी पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज इक्वल टू 60 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B इज 25 मीटर, और ये हो गया आंसर। कितना लिख दिया, तो पूरे हो गए 5 नंबर पक्के। क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है आपको, लेकिन जब खुद करोगे तो पता लगेगा। यहाँ देखो ये पूरा हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ लास्ट पेज पे मैं लिखना भूला हूं, पर आप मत भूलना क्या लिखना है, PTO। इतना कर दिया तो हो गए ये पूरे 5 मार्क्स पक्के। आ जाओ इसका पार्ट बी वाला देखते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट बी। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P। P की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके लिए P की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए। रूट्स क्या होने चाहिए, रियल रूट्स। और उसके बाद उसके रूट्स फाइंड करो, रूट्स फाइंड करो, रूट्स फाइंड करो, और रूट्स फाइंड करने के बाद इक्वेशन भी फाइंड करो। मतलब P की वैल्यू निकालो, P की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करो, पुट करने के बाद उसके रूट्स निकालो, रूट्स निकालने के बाद फिर उसका एक बार क्या लिखो, पूरा कंप्लीट इक्वेशन लिखो, तब जाके मिलेंगे पूरे 5 नंबर। ठीक है, अब रियल रूट की बात आती है, तो रियल रूट कब होता है, एक बार जब d की वैल्यू 0 हो तो 2 रियल रूट आते हैं, और एक बार जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब रियल रूट आएंगे। और इस दोनों को मिला के आप लिख सकते हो d की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 केस होना चाहिए। ओके, तो चलो करोगे कैसे, क्वेश्चन आ गया समझ में, करना क्या है, पहले तो पता लगना चाहिए कि करना क्या है, उसके बाद ही तो करेंगे ना हम, है ना। तो देखो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट बी यहाँ लिख लिया। अब जो दिया हुआ है 4 रियल रूट, ये समझाया मैंने, रियल रूट्स के लिए ये होता है। अब ऑन कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 ब्रैकेट में p+1, और c की वैल्यू मुझे क्या मिल गई
p का स्क्वायर। चलो एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो यहां से ये हो गई a की वैल्यू और ये पूरा का पूरा x वाले पार्ट को छोड़ के ये हो गया b की वैल्यू और ये क्या हो जाएगी मेरी c की वैल्यू। ओके, यही मैंने लिखा है, यही मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आपको पता है यूज आइडेंटिटी कौन सी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पर क्या बोला है रियल रूट्स के लिए, तो ये साइन लगा लूंगा मैं। अब ये साइन की वजह से आपको डरना घबराना नहीं है। जब आप +1 में आओगे ना तो यही पूरा एक चैप्टर बन जाता है ये साइन इनइक्वालिटी नाम से। ठीक है, तो यहाँ आप इज इक्वल टू मान के सॉल्व करना, घबराना नहीं है। तो देखो -2 b की वैल्यू रखी -2 ब्रैकेट में p+1 का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले p का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2p हो गया, -2 का 1 में होगा तो ये -2 का हो गया, -4p है 4p ऐसे ही रहने दिया। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ओपन हुआ है। डाउट मत होना कि सर दो दो जगह माइनस है, अब मैं क्या करूं। तो देखो ये है अपना a, ये है अपना b। ठीक है, a माइनस का है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और ये था, इसको एज इट इज लिखा है। आगे इसका स्क्वायर किया 4p का स्क्वायर आ गया, 2 का 4 आ गया, इसे किया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8p माइनस का था एज इट इज। ब्रैकेट को हटा दिया बेटा, ब्रैकेट को हटाते ही माइनस का 4p स्क्वायर है और ये प्लस का है, हो गया कैंसल आउट। ओके, तो इसको कैंसल आउट करने के बाद जब फुल्ली मैंने सॉल्व किया है तो क्या बचा है 4 प्लस 8p। अब इसे सॉल्व किया है तो p की वैल्यू मुझे मिली है -1/2। अगर d की कब मिली है, जब मैंने d की वैल्यू 0 रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो एक रफ पेज पे ये वाला पार्ट आपको मैं करके ही बता देता हूँ। देखो क्या बचा है, तो यहाँ d इज इक्वल टू ले लो 4 प्लस 8p बचा था। मैंने बोला p की वैल्यू 0 रखना है तो ये हो गया 4 प्लस 8p और ये हो गया 4 प्लस का था तो इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 8p। तो इधर ट्रांसफर करूंगा डिवाइड में हो जाएगा -4 अपॉन में 8 इज इक्वल टू p। 4 1 जा 4 4 2 जा, मतलब p की वैल्यू क्या आई है -1/2 और ये साइन लगा दिया है जो था इस तरीके से ग्रेटर देन और इसका 1/2 माइनस का, तो ये p की वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये p की वैल्यू आ गई है। अब यहीं आपको बोलना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या होगी, जरा देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या होगी -1/2। तो जो अपनी फाइनल इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी ना ये p है, यहाँ भी p है, तो इस इक्वेशन में p की वैल्यू -1/2 रख के सॉल्व करूंगा। पूछा है ना कि रूट्स निकालो, तो यहाँ p की वैल्यू रखूंगा मैं तो एक इक्वेशन बनेगा, तभी तो उसे सॉल्व कर पाऊंगा मैं। तो यहाँ मैंने p की इसकी क्या रख दी है, वैल्यू रख दी है। देखो x का स्क्वायर -2, p की वैल्यू -1/2 इंटू x प्लस -1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ अपॉन में 1 रख के एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा और इसका मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर लूंगा। ओके, पहले इसे अंदर मत भेजना, ठीक है, अंदर मत भेजना। या फिर आप कर सकते हो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। तो देखो बेटा उसे पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 है ना, पर इसे फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा और फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया है ना, अपॉन में 1 रख लूंगा। तो यहाँ 1 है तो 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी सेम, 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है तो 1 का मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर हो गया अपॉन में 4, 4x हो गया अपॉन में 4 और ये हो गया 4। इसे लिख लूंगा मैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लिया है और यहाँ 4 1 रख के 0 के अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के साथ, तो ये हो गया 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। यहाँ मौसम बहुत खराब है, 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। शायद हो सकता है आपको बैकग्राउंड में ना आवाज आ रही होगी बादल के गड़गड़ाने की। चलो कोई नहीं। तो अब ये जो इक्वेशन हो गई है इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे बेटा। ठीक है, ये क्या है, देखो 1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया, सम कितना है माइनस का 4 चाहिए, तो दो नंबर कौन से मिलेंगे 2 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो देखो माइनस का 2 है तो 4 आ जाएगा। रख लिया, दो पार्ट को एक साथ रखा, कॉमन कर लिया,
दो पार्ट को एक साथ रखा, कॉमन कर लिया। एक चीज यहाँ ध्यान देना आप, जब मैंने यहाँ से 2x कॉमन कर लिया है तो 2x माइनस 1 बचा। यहाँ जो भी साइन होगा वही लिखना है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ जो भी साइन होगा वो बदल जाएगा। सपोज ये प्लस का था तो माइनस, माइनस का था तो प्लस, याद रखना। तो ये दोनों पार्ट क्या आ गए, सेम। अब दोनों को लिख लिया 2x माइनस 1 अलग अलग, इन दोनों को साथ में और इसको साथ में। एक बार ये पार्ट 0 के इक्वल, एक बार ये पार्ट 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू मुझे मिली है 1/2 और x की वैल्यू मिली है 1/2। ये इसके रूट्स हो गए फाइनल। पूरा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक में सॉल्व। देखो रूट्स फाइनल कर, रूट्स निकाल लिए हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था जी, तो इक्वेशन हमारी ये इक्वेशन बन रही थी। इतना बड़ा ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था। अच्छा एक चीज और आपको बताना था, ये बिल्कुल ऐसे ही सेंटर में लिखना और ब्लू पेन ही आपको यूज करना है। देखो बेटा, आप मुझे एक बार बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आज मैं ना कमेंट देख रहा था आप सबके, तो उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपको कैसे पता कि ये आएगा, तो उसी में दूसरे बच्चे ने एक रिप्लाई किया था, प्रणव राणा कुछ नाम था उस बच्चे का, मैंने देखा। तो उस बच्चे ने लिखा कि सर 5 साल से पढ़ा रहे हैं। तो बेटा थैंक यू ये बोलने के लिए, पर मैं आपको बता दूं कि मैं 18 का पास आउट हूँ। 18 से मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, 18 में, 2018 में, और 19 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 19 से। तो मुझे लगभग 6+ ईयर हो गए, और आप पहली बार बोर्ड देने वाले हो, और मैं 6 साल तक बोर्ड दे रहा हूँ। मेरे इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हर बार मैंने बोर्ड के लिए पिछले 6 साल से बच्चों को बोर्ड के लिए रेडी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, तभी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। ऑनलाइन आज हूं मैं, ऑफलाइन दो दो जगह करा रहा हूँ बच्चा मैं, ठीक है, दो दो जगह। तो भरोसा रख के करते चलो, और बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 34 में ये फिगर देखो, फिगर देख लिया। अब बोल क्या रहा है, द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल एंड कॉनिकल पार्ट ऑफ द पेंसिल इज 4.2 mm। मतलब जो सिलेंडर है और जो कोन है, इन दोनों का ही डायामीटर, ये जो डायामीटर है ना, ये दिया हुआ है 4.2 mm। यूनिट का खास ध्यान रखना है, ठीक है। द हाइट ऑफ इच कॉनिकल पार्ट, हाइट दी हुई है, ये देखो हाइट, हर एक कॉनिकल पार्ट, एक कॉनिकल पार्ट है और ये एक है, दोनों है, और इसका भी 2.8 हाइट है। ये वाली हाइट ये दी हुई ना, ये हाइट 2.8 mm है, और इसकी भी 2.8 mm है। आगे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ इंटायर पेंसिल, पूरे पेंसिल की लेंथ यहां से लेके यहां तक, पूरे पेंसिल की लेंथ कितनी है, 105.6 mm। हो गया। इसके बाद पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल। इस पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो याद रखो ये एक कोन है, ये एक कोन है, तो आप बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई कोन हो गया, 2 मल्टीप्लाई कोन प्लस यहां हो गया सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर। तो इसका भी सरफेस एरिया पूरा ले लेंगे और इसका भी सरफेस एरिया ले लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलो कैसे करना है बताता हूं पेज पे। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 34, और 34 लिखने के बाद जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को लिख लेना। फिगर है तो फिगर को बनाना हो जाता है कंपलसरी। डायामीटर दिया है, डायामीटर लिखा, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस लिख लिया। अब क्या, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट 100 mm, माइनस करके लिखा है यहाँ से 2.5, 2.8, और इधर से भी 2.8, मतलब ये भी 2.8 और ये भी 2.8, माइनस करूंगा तो ये वाली चीज यहाँ की मुझे हाइट पता लग जाएगी सिलेंडर की, जो कि आती है 100। हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट 2.8 mm। अब देखो स्लांट हाइट निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कोन का जो कट सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई पता है, आर पता है, बट मुझे एल नहीं पता है। तो यहां से मैंने स्लांट हाइट निकाल ली। एल इज इक्वल टू क्या हो गया, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके, ये पूरा सॉल्व किया तो मुझे ये वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद दोनों का अलग अलग कट सरफेस एरिया निकाल लिया है। तो यहाँ लिखा है कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। वैल्यू पुट किए बेटा, 2 पाई की वैल्यू
और ये हो गया 2.1 और 100, 7 1 जा 7, 7 3 जा 0.3, मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 30, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ओके, यहाँ मैं लिखना भूल गया, इसलिए ये चीज यहाँ लिख दी है मैंने। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया, पाई आर एल, पाई आर की वैल्यू और ये हो गया एल। 7 1 जा 7, 7 3 जा 0.3 हुआ है, मल्टीप्लाई किया है दोनों का आपस में, ये वैल्यू आ गई है 23.1 mm। अब लास्ट फाइनल पार्ट, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कोन, दो कोन थे ना दोनों किनारे पे, तो इसका आया है 1320, लिख लिया। इसका आया है 23.1 mm, ये लिख लिया, और सबको ऐड किया और ये हो गया एरिया। एरिया क्या होता है स्क्वायर में, ये हो गया आंसर। यहां तक हो गया अपना पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और फिगर जरूर बनाना है, फिगर नहीं बोलना है, इसके अलग से नंबर बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। मैं बताया ना कि बोर्ड की कॉपियां वगैरह चेक की है मैंने, तो आइडिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, एक नंबर कोई भी एग्जामिनर नहीं काट सकता है तुम्हारा। ओके, चलो हो गया, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 35 अब हम। तो देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, समझते हैं। फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड ऑफ क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एक साइड 14 सेंटीमीटर की है, और क्यूब का पता है ना सारी साइडें सेम होती हैं, तो एक दे या सारी दे दे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कर्व्ड आउट, और उसमें से जैसे ये क्यूब हो गया अपना, जैसे ये क्यूब हो गया, देखना ये एक हो गया अपना क्यूब, और इस क्यूब में से क्या है, एक कोन बाहर निकाला हुआ है। कोन इस तरीके का एक शेप होता है जिसको आप बोलते हो कोन। तो इस क्यूब में से एक कोन निकाला हुआ है, उसके बाद निकालने के बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो उसका एरिया कितना बचेगा। तो आप बोलोगे रिमेनिंग सॉलिड का एरिया बचेगा कि मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं जो कि है क्यूब, और वॉल्यूम निकाल लूं किसका, कोन का, और माइनस कर दूं तो ये इक्वल होगा अपना रिमेनिंग पार्ट के बराबर। आई बात समझ में। क्यूब में से निकाला है कोन, तो क्यूब का वॉल्यूम निकाल लूंगा, उसमें से माइनस कर लूंगा कोन का वॉल्यूम, और आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड। चलो बता रहा हूं सीट में कैसे करना है इसको, समझ में तो आ गया ना ये। तो देखो बेटा यहां लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 35। लिखने के बाद अब बिल्कुल सेंटर से ही सॉल्यूशन शुरू करना है। तो सबसे पहले फिगर था, फिगर बना लिया क्यूब का, और क्या लिखा, साइड ऑफ क्यूब कितना है 14 सेंटीमीटर। डाया ऑफ कोन कितना होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम निकालना है तो कुछ इस तरीके से तो निकलेगा, इस तरीके से देखो, ये समझाने के लिए बस, इस तरीके से ही तो निकलेगा, है ना, इस तरीके से ही निकलेगा। तो उसका डाया कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, यहाँ अलग से बनाया है मैंने। तो डाया हो गया कौन का 14, और रेडियस कितना हो जाएगा तब, अगर डाया 14 है तो रेडियस हाफ होता है तो 7 हो गया। हाइट कितनी होगी, तो ये वाली हाइट बेटा आप बोलोगे जिसको साइड में मैंने बनाया है, कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लिया। अब वॉल्यूम की बात हो रही थी, तो आपको पता है कि कौन के वॉल्यूम में क्या आता है, एल आता है, और मुझे एल पता नहीं है, तो एल निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले से स्लांट हाइट क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू रख लिया, आर की वैल्यू रख लिया, स्क्वायर करूंगा 14 का 196, 7 का 49, ये हो गया 245, और अंडर रूट से बाहर निकाल लूंगा तो ये होता है 7√5, और इसको भी सॉल्व करूंगा तो 15.4 ये हो गया इसका वैल्यू। अच्छा ये mm में लिख दिया, यहाँ cm होना चाहिए बेटा, ठीक है, यहाँ cm होना चाहिए। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं तक रख के सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर √5 की वैल्यू कहाँ से पता लगेगी, तो आप डायरेक्ट यही रख के सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या बोला था मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस कर लूंगा वॉल्यूम ऑफ कौन से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो देखो बेटा इसको सॉल्व किया है मैंने कंप्लीटली, तो कितना वॉल्यूम बचेगा उस सॉलिड का ये मुझे पता लग गया। कितना वॉल्यूम बचेगा, तो 6076 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम उसका बच जाएगा। ओके, अगले पार्ट में पूछा था कि कितना सरफेस एरिया बच जाएगा ये भी बताओ, वॉल्यूम कितना बचेगा ये भी बताओ, और रिमेनिंग
सरफेस एरिया कितना बचेगा ये भी बताओ। तो वॉल्यूम तो हो गया, एक बार देख लो, आया ना समझ में ये। अब सरफेस एरिया कितना बचेगा वो करते हैं। तो यहां सेम फॉर्मूला होगा, बट यहाँ वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, अगले पार्ट में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। चलो दिखाता हूं कैसे करोगे आप। तो देखो बेटा, यहाँ हो गया सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, उस जो सॉलिड था उसका सरफेस एरिया कितना बच गया। तो कितना बचेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस कर लूंगा सरफेस एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ सर्कल कहां से आ गया ये पता नहीं लग रहा है क्या आपको। तो ये जो कोन था तो नीचे सर्कल ही तो है, तो ये हो गया सर्कल का एरिया, और ये हो गया CSA ऑफ कोन, ये वाला कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट, ठीक है। या इसी को आप बोल सकते थे TSA ऑफ कोन, कोई दिक्कत नहीं होता, वही फॉर्मूला आ जाता। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, टोटल साइड 6 होती है तो 6 साइड का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, और इन दोनों को मैंने किया है प्लस सर्कल का, और ये हो गया पाई आर एल। इनडायरेक्टली देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है। जब फुल्ली सॉल्व करूंगा मैं तो मुझे मिलता है 1360.8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना रिमेनिंग पार्ट मुझे पास सरफेस एरिया का बच जाएगा, और यहां तक हो जाता है अपना पूरा क्वेश्चन खत्म। तो उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपने सीखा होगा। और सच में लगता है कि अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।